चलिए जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। बातें ना करो भाई। आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो कंटेंट मैंने आपको करवाया था, हम लोगों ने पेपर 3 स्टार्ट किया था। ठीक है। पेपर 3 में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर किए? ठीक है। चैप्टर नंबर 4, 6, 7 और 8 ये मैंने आपको करवा दिए। ठीक है। आज जो कंटेंट मैं आपको शुरू करवाऊंगा, पेपर 1। क्या नाम है भाई पेपर 1 का? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। ये आपका पेपर 1 है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है इसका? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जनरली इस चैप्टर में से 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है, वैसे 3-4 नहीं, आप 2 या 3 ही मान के चलें, ये आ जाते हैं। और बिल्कुल आसान सा चैप्टर ये रहने वाला है। ठीक है। सब्जेक्ट का क्या नाम है जो आप पढ़ रहे हो? बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है? हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है। जब आप एक सीएस बन जाएंगे तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या क्या वर्ड्स आप यूज करने वाले हैं, कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे, ये कंटेंट आपको इसमें दिया गया है। इसके अलावा ईमेल राइटिंग कैसे होती है, मेमोज कैसे तैयार किए जाते हैं, ऑर्डर कैसे तैयार किए जाते हैं, ये काफी सारी चीजें आपको इस बुक में सीखने को मिलेंगी। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। कोई बताना चाहेगा इसका क्या मतलब होता है? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? किसी को लगता हो भाई सर इसका ये मतलब हो सकता है? कॉमन का मतलब किस किस को पता है? सामान्य तौर पे। अच्छा, बिजनेस का मतलब व्यापार। टर्मिनोलॉजीज मतलब वर्ड्स बोल सकते हैं, इसका मतलब अब समझ में आ रहे हैं? जैसा आपने बोला कॉमन बिजनेस का मतलब, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आपके अनुसार क्या मतलब बना इसका? सामान्य तौर पर बिजनेस में उपयोग होने वाले शब्द। तो कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है? इसमें आपको उन वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा जो आप नॉर्मल यूसेज ऑफ बिजनेस में यूज करते हैं। और काफी सारे वर्ड्स आपने इसमें देखे होंगे। स्टार्ट में करवाऊंगा तो आपको मतलब समझ में आ जाए, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। मुझे ये बताना, मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या आपने ये सुने हैं या नहीं सुने? बिजनेस सुना है, प्रॉफिट, उसके अलावा मार्केट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस सुना होगा, एक्ट ऑफ गॉड सुना है कभी, भगवान की करनी, एफिडेविट, मतलब पता है ना पता हो, वर्ड सुनेगा ये बता दो मेरे को। एजेंट का मतलब, एजेंट पढ़ा होगा कभी, ये पढ़ा था 11th में, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अपील सुना होगा, ये सब सुने। एसेट सुने, आर्बिट्रेशन, अरेस्ट सुने, एसेट सुना है। ठीक है। ऑक्शन सुना होगा, ऑडिट सुना होगा, बैड डेट सुना होगा। ठीक है। हाँ, बेल तुम्हें अपने मतलब के सारे दिखेंगे इसमें। बुक वैल्यू सुना होगा, बैंकरप्सी, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है। ये वर्ड्स पता है ना, कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, केस। हाँ, केस ये सबसे पहले दिखेगा। ठीक है। चेक सुना है, कमीशन। बस बस बस, ये वर्ड्स आपने सुने हैं। तो ये कौन से शब्द हैं भाई? ये वो वर्ड्स हैं जो आप पूरे सीएस कोर्स के दौरान देखोगे। ठीक है जी। और जब आप सीएस बन जाएंगे, जब आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो इन वर्ड्स का यूज आप करने वाले हैं। इस चैप्टर को इसलिए इंक्लूड किया गया है, इस चैप्टर में आपको उन सारे शब्दों के बारे में बताया जाएगा जो जो आपको लाइफ में यूज करने हैं। इसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हो, ये आपके लिए एक डिक्शनरी हो गई। डिक्शनरी में क्या होता है? A to Z वर्ड्स दिए होते हैं, इस चैप्टर में भी वही होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनके मतलब समझाए गए हैं। और इसमें जितने भी शब्द हैं उसमें से लगभग 20% आपने सुने होंगे, 80% वर्ड ऐसे आए होंगे जो आपने नहीं सुने, या सुने हैं तो उनका प्रॉपर मतलब आपको नहीं पता होगा। तो इस चैप्टर को हम करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, काफी सारे वर्ड्स आएंगे। और ये चैप्टर करने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी सारे ऐसे वर्ड्स आपको पता चलेंगे जो आपकी रूटीन लाइफ में आगे यूज होने वाले हैं। ठीक है जी। वो स्टूडेंट्स कौन कौन है भाई जिनको आते हुए 2 या 3 दिन हुए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या पहला दिन है? ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ पहले कुछ चैप्टर पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, अभी तक कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ये चैप्टर है। और सबको पहले दिन से समझ में आएगा। ठीक है जी। पढ़ के देखते हैं जो बातें मैंने आपको बताई,
कि आपको ये वर्ड्स इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इनका यूज होता है रूटीन में, ये सारी बातें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखी गई हैं। पढ़ के देखो क्या लिखा है, द टॉपिक ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजी, यानी कि ये जो टॉपिक है बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ये वो मेन व्हीकल है जिससे फैक्ट्स, ओपिनियंस या अदर हायर यूनिट्स की नॉलेज दी जाती है, रिप्रेजेंट किया जाता है, कन्वे किया जाता है। कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजीज उन वर्ड्स का एक ग्रुप है जो आप रूटीन लाइफ में यूज करने वाले हो। साउंड टर्मिनोलॉजी, इसका क्या मतलब है? साउंड टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है साउंड माइंड का हम किसे बोलते हैं? जिसको समझ हो। अनसाउंड माइंड मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। साउंड टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हो गया? एक अच्छी, ठीक है, अच्छी डिक्शनरी आप बोल सकते हो, अच्छी टर्मिनोलॉजी मतलब अच्छे वर्ड्स अगर आपको आते होंगे। ठीक है, एक तो आप बोलो कि उसने उसके ऊपर केस कर दिया, एक आप बोलो एक्शन सूट फाइल कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, शिकायत को आप कंप्लेंट बोलते हो। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स अगर आप यूज करते हो तो इम्पेक्ट पड़ता है आपकी बात का। अगर आप जो बात आप कहना चाह रहे हो उसमें उन वर्ड्स को यूज करोगे तो क्या होगा? इम्पैक्टफुल आपकी बात लगेगी। एक तो हम ऐसे नहीं बोलते वो उसको कोर्ट में ले गया, एक हम क्या बोले कि एक पर्सन ने उस पर्सन पे सूट फाइल कर दिया है या केस फाइल किया है। तो एक तो वो उसको कोर्ट में घसीट लाया, कोर्ट में ले गया, ऐसे बोले। एक ये बोले कि उसने उसके ऊपर क्या किया है? सूट फाइल किया है, ठीक है, केस फाइल किया है। तो ये शब्द क्या होते हैं जी? ये शब्द फर्क डालते हैं। एक मैं आपको बोलूं कि कोर्ट का कोई फैसला आया, अब आप एक तो ये कह रहे हो ना उसका ना कोर्ट का फैसला आया, अब वो उसको ऊपर वाले कोर्ट में लेके जाएगा। और एक आप बोलो केस का फैसला आया, वो केस के फैसले से खुश नहीं है, वो अपील करेगा। ठीक है जी। तो ये अपील वर्ड जब आप यूज करते हो तो कहते हैं ऐसे टर्मिनोलॉजी जब आप यूज करोगे अपनी लाइफ में तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कहते हैं अच्छी टर्मिनोलॉजी से एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन नहीं होती है और क्लैरिटी आती है आपकी बात में, आप क्या कहना चाहते हो। टर्मिनोलॉजी एक सेफ्टी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है, प्रोडक्टिविटी फैक्टर, इससे आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है, आप अच्छे से बात कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो एक स्पेशलिस्ट कम्युनिकेशन के लिए डिपेंड करता है आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हो। इसके अलावा कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक अप ए वर्ड इन अ डिक्शनरी ऑल द टाइम। कहते हैं हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि आपको किसी ने कोई बात बोली, आप बोलोगे रुक भाई रुक, डिक्शनरी निकालोगे, वर्ड चेक करोगे, अच्छा ये कहना चाहते हो तुम, अब आगे बोलो। वो फिर कुछ बोलता है, फिर रुक जा भाई रुक जा, फिर चेक करो, अच्छा ये कहना चाहते हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना हमेशा। एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हो इंग्लिश में, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या करते हो? उसको पॉज करते हो, ठीक है, फिर उस लाइन का, उस वर्ड का मतलब देखते हो, फिर आगे देखते हो। अब तुम्हारे अंदर से जवाब ही आ रहा होगा, देखते नहीं जी, हम तो वेट कर लेते हैं डब्ड कब आएगी। ठीक है, हॉलीवुड मूवी हिंदी में आती है तो देख लेते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखेंगे, इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, आपको पता लगता है कि कहाँ पे क्या चीज बोली जाती है, उससे काफी सारी चीजें इंप्रूव होती है। तो कह रहे ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना। मान लो आप कोर्ट में गए अपनी कंपनी का केस लेकर के, आप वहां पे हेल्प कर रहे हैं एडवोकेट की, आप उसको बता रहे हैं, सामने वाले वकील ने इंग्लिश में कोई बड़ी सी लाइन बोल दी। अब आप कह रहे हो ठहर जा भाई, जज साहब रुको 2 मिनट, पहले आप ये देखेंगे इसने बोला क्या है, मैं गूगल ट्रांसलेट ऑन कर लेता हूँ, मैं फोन में चेक कर लेता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा, तो हमें या तो जानबूझ के या बिना इच्छा के भी ये शब्द सीखने होंगे। जैसे तुम्हारे पढ़ने का मन हो या ना हो, पढ़ना पड़ रहा है ना। हाँ, ठीक। अब दुख बार आ रहे सबके, तो ये वही बात है, आप चाहो या ना चाहो आपको ये वर्ड डेली यूज में जो यूज होते हैं इन्हें सीखना होगा, इन टर्म्स को डेली कन्वर्सेशन का पार्ट बनाना होगा। इसीलिए आईसीएसआई कह रहा है वी नीड कि, इसलिए हमें क्या जरूरत है? ग्लोसरी की जरूरत है जिसमें आपको बताया जाए, डेफिनेशंस दी जाए जो कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, ये बिजनेस ग्लोसरी सर्व करती है एक गाइड के तौर पे बिजनेस प्रोप्राइटर्स, मैनेजर, स्टूडेंट्स और जनरल लीडर्स को। कई सारी चीजें इसमें कवर होंगी। कहते हैं यहाँ पे आपको अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग, टैक्सेशन, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, रियल एस्टेट, कहते हैं इन इन जगह पे जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं ना वो आपको दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और कह रहे 10 बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो यूज होते हैं इंग्लिश में ये वो हैं। और आप मान के चलो ये 10 तो हैं, इसके अलावा आगे सारी ये रिपीट भी हो सकते हैं और आगे पढ़ने भी पड़ेंगे। एक बार मेरे को इनमें को पढ़ के बताओ, शुरुआत के 4-5 क्या आपने कभी सुने हैं? समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एक बार फटाफट से देखेंगे।
चलो भाई बातें ना करो, समझ में आया ये? देखो भाई, कहते हैं पहले आपको 10 वर्ड मीनिंग बताएंगे, 10 शब्द जो यूज होते हैं, उसके अलावा फिर एक एक करके ए टू जेड हम सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं दोज इन चार्ज ऑफ रनिंग अ बिजनेस। मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? उन लोगों को, वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक बिजनेस को चलाते हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप किन्हें बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं? ये कंपनी की मैनेजमेंट है। ठीक है जी। बिजनेस का मतलब सबको पता होगा, जब आप कॉमर्स में आए थे शुरुआत ही आपने ये वर्ड पढ़ के की थी। बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे आप क्या करें, इंडस्ट्री प्लस ट्रेड पढ़ा था ना, बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाता है, आइदर मैन्युफैक्चरिंग या परचेज करके लाते हैं गुड्स को और फिर क्या करते हैं, बेचते हैं। द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स। ऐसा ऐसा पढ़ा, याद आ रहा है क्या? बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तरफ आपने रखा था इंडस्ट्री और एक तरफ आपने क्या रखा था, कॉमर्स। और फिर कॉमर्स में आपने क्या पढ़ा था, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यही तो लिखा है ना, इंडस्ट्रियल इस वर्ड के लिए, कमर्शियल इस वर्ड के लिए, ठीक है जी, और फाइनेंशियल जो पैसों का लेन देन होता है। समझ गए बिजनेस क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? 11th चैप्टर पढ़ा था ना मार्केटिंग मैनेजमेंट 12th में। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना, कमर्शियल प्रोसेस जिससे आप प्रमोट करते हैं, बेचते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद बच जाता है। जो आपकी सेल्स होती है, जो टर्नओवर होता है, उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो क्या निकल करके आता है? प्रॉफिट निकल करके आता है। टेलीकम्युनिटिंग, ठीक है जी, टेलीकम्युटिंग का मतलब क्या होता है? वर्किंग एट होम यूजली ऑन अ कंप्यूटर। टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं ना हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करना। तो टेलीकम्युटिंग का मतलब क्या होता है? वर्किंग ऑन अ लैपटॉप या कंप्यूटर आप जब काम करते हैं, ठीक है। डाउनसाइजिंग मतलब कम करना। ऐसा पढ़ा है कभी मारुति ने की छटनी, 800 वर्कर्स को निकाला? ऐसी चीजें पढ़ी है क्या कभी? इस कंपनी, ये कंपनी अब एम्प्लॉय की छटनी करेगी, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो लिखा जाएगा डाउन साइजिंग ऑफ एम। ठीक है, ये कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है। डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? एक प्लान्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड इन अ फर्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक द बिजनेस मोर एफिशिएंट। कहते हैं डाउन साइजिंग का मतलब होता है जानबूझ के एक रिडक्शन करना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में। क्यों? ताकि आपके खर्चे कम हो सके। मान लो आपने एक प्लांट है जिसमें आप गाड़ियां बनाते हैं, उस वहां पे 10,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अभी कोविड और लॉकडाउन के कारण मान लो लोगों की इनकम थोड़ी कम हुई है, तो लोगों ने गाड़ियां कम खरीदी हैं। अभी कम लोग गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें जितनी गाड़ियां बनानी है उसके लिए 8,000 वर्कर्स बहुत हैं, तो आप क्या करोगे? 2,000 वर्कर्स को निकाल दोगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? डाउन साइजिंग। आउटसोर्सिंग पढ़ा था क्या? मैं याद दिला दूं, मैंने तुमसे एक दिन पहले भी पूछा था आउटसोर्सिंग क्या होता है, आपने मना किया था कि हमें नहीं पता। फिर मैंने आपको समझाया था। ये वर्ड वैसे आपको 11th में पढ़ना था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एक बेसिक से एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है, वो शूज बनाती है, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है? प्रमोशन करना है। तो या तो ये क्या करें, एक टीम बनाएं, ठीक है, सेल्स पर्सन हायर करेंगे बहुत सारे, और उनको काम दे कि तुम्हें प्रमोशन करना है, तुम्हें देखना है टीवी पे ऐड करनी है, इंटरनेट पे ऐड करनी है, ऑनलाइन ऐड करनी है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देनी है। या ये दूसरा काम क्या कर सकते हैं, एक एजेंसी को हायर कर लेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कॉन्टेक्ट करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो मेंबर्स है वो इनके पास आएंगे, और ये उन्हें क्या बोलेंगे, हम आपको फॉर एग्जाम्पल मंथली 1 करोड़ रुपए देंगे, आपकी चॉइस है आप कैसे हमारी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आउटसोर्सिंग। एक कंपनी जब कोई काम खुद ना कर करके क्या करे, उस काम को किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे दे, उसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और अच्छे से समझ लो, अब मान लो सुनील सर हैं, मैं हूं, विपिन सर हैं, तिलक सर हैं। अब मान लो विशेष एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो या तो हम लोग क्या करें, सब पहले क्लास लें, ठीक है जी, उसके बाद हम सब निकलते हैं, एक ऑटो लेते हैं, उसमें बहुत सारे बोर्ड्स रखे हुए हैं और वो बोर्ड्स लगा रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम प्रिंटिंग प्रेस में जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। फिर सर इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं, मैं फेसबुक पे प्रमोट कर रहा हूँ, विपिन सर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, हम खुद ही सारा काम कर रहे हैं। या हम क्या करें, एक मीडिया एजेंसी को हायर कर ले, ऑफलाइन के लिए अलग, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर ले, उनसे मीटिंग करें, उनको बता दीजिए हमारा प्रमोशन करना है, वेबसाइट को प्रमोट करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन चीजों को इन जगह पे प्रमोशन करना है। तो ये क्या हो गया? आउटसोर्सिंग, जब कोई काम खुद ना करके आप किसी और को दे दे। और एग्जाम्पल सुन लो, एक कंपनी है, मान के चलो आज
मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है, स्मार्टफोन्स बनाऊंगा भाई मैं। अब मैं क्या करूंगा, स्मार्टफोन बना के बेचूंगा। अब मेरे को ये लगता है कि स्मार्टफोन तो मैंने बना के बेच दिया है, अब कस्टमर को कंप्लेंट हो सकती है, सॉफ्टवेयर में भी कंप्लेंट हो सकती है, हार्डवेयर में भी कंप्लेंट हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, फोन करते हैं कस्टमर केयर में। अब या तो मैं क्या करूं, स्मार्टफोन बनाने के साथ साथ एक कंपनी, मैं कई लोगों का स्टाफ हायर करूं जो क्या करेंगे, मोबाइल लेकर के बैठेंगे, जितने भी कंप्लेंट्स आएगी उसको सुनेंगे। या मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विसेज है जो आउटसोर्स कर सकता हूँ एक टीम को, कि मेरी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप सुनेंगे। तो ये क्या होता है, आउटसोर्सिंग। एक दूसरा एग्जांपल और ले लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो मैं मोबाइल बनाता हूँ, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी ऑनलाइन। मान लो मैंने वेबसाइट पे डाल दिया, मेरी वेबसाइट से कोई ऑर्डर कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, कोरियर करवाना होगा। इस चीज के लिए मैं खुद के कोरियर पर्सन अपॉइंट करूँ, खुद की गाड़ियां लगाऊं, या मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, जो कोरियर सर्विसेज आउटसोर्स कर सकता हूँ ना, कि मेरी कंपनी के जितने भी मोबाइल डिस्पैच होंगे एक कंपनी को मैंने काम दे दिया। तो ये आउटसोर्सिंग होती है। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सिलेक्टेड फंक्शन और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ज्यादा कोस्ट एफिशिएंटली काम कर सकती हैं। कोस्ट एफिशिएंटली कैसे काम होगा भाई, मान के चलो मैं खुद की, अब मेरे को नई बिल्डिंग्स लेनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टाफ हायर करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा, उनको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, तो मेरा खर्चा बढ़ेगा ना। जिसके पास सारी चीजें पहले से है, तो उनका क्या होगा जी, उनके खर्चे वो कोस्ट एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनका काम ही वो है। अब मान लो इस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करवानी है, तो इसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को काम दे दिया ना। अब ये एजेंसी इसी तरीके से इस कंपनी की ऐड कर रही होगी, इसी के साथ 5-10 कंपनियों के और भी इन्होंने टेंडर ले रखे होंगे ना। इनका काम क्या है, इनका तो काम ही एडवर्टाइजमेंट करवाना है। समझ गए, ये बात समझ में आ गई क्या सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करेंगे भाई। R&D सुना है कभी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, R&D हम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट करना, डेवलपमेंट करना, नई नई टेक्नोलॉजी को ढूंढ करके लाना, बिजनेस और गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो डिजाइन की जाती है इन्वेंशन और इनोवेशन के लिए। ठीक है जी। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर नहीं, हेडक्वार्टर्स लिखा है प्योर। तो हेडक्वार्टर क्या होता है, वो ऑफिस जहां से सारी चीजें मैनेज की जाती है। हम बोलते हैं ना ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच ऑफिस है। हेडक्वार्टर, इस कंपनी का हेडक्वार्टर तो वहां पे है। तो हेडक्वार्टर का मतलब क्या होता है, जहां से सारे बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है, मेन, जिसको हम हेड ऑफिस बोलते हैं। आ गई ये बात समझ में? मार्केट का मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा बेचा जाता है। आ गई ये 10 पॉइंट समझ में? अब पूरे चैप्टर में इसी तरीके से ये वर्ड्स चलेंगे सारे। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, एमसीक्यू कैसे आता है, समझ लो। ये लाइन लिख के देंगे और पूछ लेंगे क्या मतलब है इसका। पेपर में आएगा ऑल्सो कॉल्ड ए केस और लॉ सूट, बता दो किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से ये लाइन आएगी सीधी सीधी। पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अंटिल अनदर टाइम और प्लेस, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए दे देंगे अर्जनमेंट, ऑप्शन बी एडजुडिकेशन, ऑप्शन सी अफर्मेशन, ऑप्शन फोर एलिगेशन। तो आपको क्या टिक करना होगा जी, ये मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब है ये। समझे ये चीज? पक्का समझ गए? अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। डिक्शनरी में कैसे होते हैं भाई वर्ड्स, ए से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसी तरीके से है भाई। सबसे पहला शब्द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। कहते हैं यहाँ पे हमने जो बात लिखी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पर्पज से लिखी है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पर्पज से एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एसेंट, ठीक है, स्वीकृति देना एक पार्टी के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइनिंग करके, उसके फेस, उस फेस से बिल ऑफ एक्सचेंज जो तैयार किया गया है उसके ऊपर साइन करके एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। कह रहे हैं एक्सेप्टेंस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। कैसे? आपने कभी फेसबुक आईडी बनाई हो, इंस्टाग्राम आईडी बनाई हो, जब नया फोन लेते हो सेटअप करते हो, तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है और उसके नीचे एक ऐसे बॉक्स बना होता है जिसके आगे लिखा होता है आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई एग्री विद द टर्म एंड कंडीशन। टिक कर देते हो ना क्लिक करके, तो क्या किया है वो, एक्सेप्टेंस। तो वो भी क्या होती है, एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, एक्सेप्ट बटन करके आप दे देते हो। समझ गए? एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है ध्यान में डालना, किसी बात को नजर में डालना। ठीक है, हम ये नहीं बोलते उसकी नॉलेज में है ना ये बात। तो एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है मेरी नॉलेज में है ना ये बात, तुमने कुछ बोला,
कहते हैं सिग्नेचर ऑफ ए क्लर्क और अटर्नी सर्टिफाइंग क्या, दैट द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय हिज और हर फ्री एक्ट फॉर द पर्पस सेट फोर्थ देयर इन। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, इसमें मैंने कुछ लिख दिया, मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने नीचे साइन कर दी है। तो अब क्लर्क या अटर्नी क्या करता है, अपने साइन करके सर्टिफाई ये क्या करता है कि अभिषेक सर ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसके ऊपर फ्री कंसेंट के साथ साइन किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है क्या अभी, उसमें फ्री कंसेंट पढ़ा है क्या, कि कंसेंट जो मर्जी होती है वो फ्री होनी चाहिए। तो कह रहे हैं जहां पे क्लर्क या अटर्नी क्या कर दे, इस चीज को एसेंट दे दे कि हाँ सामने वाले ने अपनी मर्जी से साइन किया, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्नोलेजमेंट। ठीक है, कौन बोल रहा है, हाँ जी। एक्नोलेजमेंट का क्या मतलब होता है कि देखो सिग्नेचर ऑफ ए क्लर्क और अटर्नी, आपको ऐसे बोलते हैं ना क्लर्क से साइन करवा लो इसके ऊपर। ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है, जब कोई डॉक्यूमेंट तैयार होता है ना, तो उस पर आपको अटेस्ट भी करवाना पड़ता है, आगे अटेस्टेशन वर्ड भी आएगा। तो कह रहे जब कोई पर्सन जो क्लर्क या अटर्नी है वो सर्टिफाई करते कि इस पे जिसने साइन किए हैं, मान लो एक कागज है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये कागज है, मैंने कुछ लिखा, इस पे मैंने साइन किए, तब क्लर्क उस चीज को क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट देगा कि जिस पर्सन ने इसके ऊपर साइन किया उसने अपनी मर्जी से ये साइन किए हैं, अपनी मर्जी से क्या किया है जी, इसके ऊपर सिग्नेचर किया है। ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट कोई बताना चाहेगा इसका मतलब? हाँ जी, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब पता है, कोई चीज लेकर के आना, तैयार करना। मान लो मैंने अब एक मशीन मंगवाई यूएस से, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं रिफाइनरी प्लांट लगा रहा हूँ। ठीक है, रिफाइनरी प्लांट में लगाता हूँ, देन और इस प्लांट में मैं अब क्या करूंगा, रिफाइन बनाऊंगा। ठीक है जी, ऑयल को रिफाइन करूंगा और ये काम मैं करूंगा। तो इसके लिए एक 2000 करोड़ की मशीन आएगी। ठीक है जी। अब ये मशीन सेटअप होगी मान के चलो यहाँ हिसार में, यूएस से हिसार में आएगी तो कुछ पैसे लगेंगे ना, इसको यहाँ पे सेट करवाने में भी पैसे लगेंगे, इंजीनियर आएगा इसको सेट करने के लिए, इंजीनियर अपनी कॉस्ट लेगा। तो वो जो सारा खर्चा लग रहा है ना उसको सेटअप करने में, वो एक्विजिशन कॉस्ट कहलाता है। कहते हैं एक्विजिशन कॉस्ट वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है जो एक नई कस्टमर को या नए मशीन को या नए पार्ट्स को लेकर के आने में लगती है। अब आप कस्टमर को भी अट्रैक्ट करते हो ना अपनी तरफ। ठीक है, आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो, उसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिखा रहे हो, वो आपका कस्टमर बन जाए, या आप कोई चीज लेकर के आते हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्विजिशन कॉस्ट, एक्वायर करने की कॉस्ट किसी चीज को। ठीक है, डन क्या, इधर से सब, सबको जवाब देना भाई, क्लियर है? लास्ट, तुम दोनों लास्ट सेकंड बेंच, हाँ लास्ट सेकंड पे आप भी हो। आप आ रहे हैं समझ में? एक्ट ऑफ गॉड, ओ माई गॉड किस किसने देखी है मूवी, ओ एम जी, ओ माई गॉड, क्या होता है उसमें? उसमें सारा खेल इसी वर्ड का है। उसकी दुकान तबाह हो जाती है ना, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान की करनी कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, अब विकास बोलता है कि मैं भूकंप ला दूंगा, अगर सर आपने छुट्टी नहीं की तो मेरे एक इशारे पे ये धरती कंपकपा उठेगी, दो टुकड़ों में बट जाएगी, आप उसमें समा जाओगे। ये कर सकता है क्या ऐसा? यस सर, क्या होता है, भगवान है ये। तो कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज, हाँ एक्ट ऑफ गॉड क्या है, ये जनरली इंश्योरेंस कंपनी यूज करते हैं उन खतरों के लिए, उन डेंजर्स के लिए जो नेचुरल कॉजेज से आते हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होते हैं, जिसे इंसान कंट्रोल नहीं करता। तुम में से कोई सुनामी ला सकता है क्या, कि मैं ऐसे करूंगा और सुनामी आ जाएगी सर, सारा समुद्र उठ के यहाँ आ जाएगा? कौन ला सकता है? अच्छा वीएफएक्स, अच्छा उससे नुकसान कर सकते हो, कैसे? ठीक है भाई, बहुत तरक्की करोगे, मतलब तुम पहले वीएफएक्स से एक बिल्डिंग तैयार करोगे, फिर वीएफएक्स से सुनामी लाओगे, पानी आएगा ये तबाह हो जाएगी, फिर बोलोगे हमने नुकसान कर दिया। क्या रे, तो एटम बम एक्ट ऑफ गॉड थोड़ी है, गोली बारूद असला, ये सारी चीजें बॉम्ब, ये तो तुमने बनाए है ना, इंसान ने, मतलब तुमने तो काम बनाए हैं। समझ में आ गया? एक्शन का मतलब क्या है, अब ये वो रोल कैमरा एक्शन वाला एक्शन नहीं है भाई,
ठीक है, कोई समझे? रोल कैमरा एक्शन, वो नहीं। यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या है, इसको केस भी बोलते हैं, एक लॉ सूट भी बोलते हैं। एक सिविल जुडिशियल प्रोसीडिंग, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को शू करती है कोर्ट में कुछ रॉन्ग नहीं। ये शू का मतलब यूं नहीं कि शू शू, वो वाला शू नहीं है ये। ठीक है, शू वर्ड मतलब किसी के ऊपर लीगल एक्शन लेना, और एक्शन का मतलब क्या होता है, केस। ठीक है, समझ गए? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बस। ठीक है, समझ गए? अर्जनमेंट, ये वर्ड तुम बहुत यूज करोगे सीएस बनने के बाद। जब कंपनी की मीटिंग्स होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं उसे। तो जब मीटिंग में मान लो जो काम था वो अभी तक जो डिसीजन लेना था वो नहीं लिया गया है, तो हम क्या बोलते हैं, अर्जन हो गया ये। यानी कि आज नहीं फिर कभी होगा। पोस्टमेंट ऑफ अ कोर्ट सेशन अंटिल अदर टाइम और प्लेस। अर्जनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बाद में कंटिन्यू करना। अब कभी तुमने मूवीज वगैरह देखी हो तो उसमें ये नहीं बोलते, जज बोलता है, क्या बोलता है, द कोर्ट इज अर्जन फॉर द टुडे। ठीक है, द कोर्ट इज अर्जन, नेक्स्ट हियरिंग विल बी डन आफ्टर 1 मंथ, या इस दिन अगली हियरिंग होगी। समझ गए? हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई। एडजुडिकेशन, एक डिसीजन या सेंटेंस जो जज ने बताई है। हम क्या बोलते हैं, जज ने मान लो फैसला सुना दिया कि इसे 7 साल की सजा दी जाती है, तो ये जो ऑर्डर है इसे एडजुडिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए जज। डन। एफिडेविट, एफिडेविट, कहाँ जाते हो एफिडेविट को साइन करवाने के लिए, नोटरी से टेस्ट करवा के लाते हो ना, कोर्ट में जाते हो ना। तो एफिडेविट का मतलब क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट जो साइन की गई है जुडिशियल ऑफिसर के सामने, या नोटरी पब्लिक के सामने, या ओथ कमिश्नर के सामने, जिसे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है। अब मान लो मैं कुछ भी लिख के छोड़ दूं तो वो एज एविडेंस नहीं है। ठीक है जी, कई चीजें एविडेंस होती है, मान लो किसी ने सुसाइड नोट लिखा है तो वो एविडेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि कई चीजें कोर्ट में आप तभी प्रूव कर पाते हो जब वो एफिडेविट पे लिखे हो। बोलते हैं ना, एफिडेविट तैयार करवा लो भाई कोर्ट से, तभी माना जाएगा। तो ये वो वर्ड है। अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई स्टेटमेंट ट्रू है, इस चीज की श्योरिटी देना। डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू अंडर द पेनल्टी ऑफ परजुरी बाय अ पर्सन हु विल नॉट टेक एन ओथ फॉर रिलीजियस और अदर रीजंस। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ओथ ली जाती है ना इस चीज के लिए, कसम खाई जाती है ना गीता पे हाथ रख के। अब कोई मना कर दे, मैं तो मानता ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा कसम, तो उस पर्सन से अफर्मेशन ली जाती है। उस पर्सन से ये चीज करवाई जाती है कि आप बता रहे हो, जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो ना, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि किसी भी रिलीजियस कारण से या किसी भी कारण से ओथ नहीं ले पा रहा है। ठीक है जी, समझ गए? क्या तुम अफर्मेशन देते हो, ये स्टेटमेंट जो दी गई है ये सही है, अगर कल को गलत हुई तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। समझ गए? एजेंडा, क्या किसने बोला है बस? क्यों, क्या हो गया? किसकी? अच्छा, बस कितने बजे जाती है? हाँ जी, हाँ तो कोई नहीं, 2 मिनट बैठ जाओ, इतनी देर में हो जाता। एजेंडा, ये शब्द सुना है किसी ने कभी? कभी नहीं सुना? मीटिंग में जब आते हैं तो क्या बोलते हैं, आज का एजेंडा क्या है बताओ। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम की लिस्ट जो कि मीटिंग में डिस्कस की। तुम यही तैयार करोगे सीएस बनने के बाद, एजेंडा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे तुमसे पूछेंगे, हाँ जी सीएस साहब बताओ क्या करना है, क्या एजेंडा है आज का। तो तुम्हारे पास एक लिस्ट होगी जी, पहले ये चीज डिस्कस करेंगे फिर ये चीज डिस्कस करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, एजेंडा। ठीक है जी। एजेंट पढ़ा है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं पढ़ा क्या? पार्टनरशिप में भी सुना होगा ना। हाँ, तो ए पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जनरली ऑन फॉर ए स्पेशल बिजनेस पर्पस। अब एक किसी पर्सन के बिहाफ पे या किसी बिजनेस के लिए अपॉइंट किया गया जो कि अपने प्रिंसिपल के अंडर काम करेगा, उसे क्या बोला जाता है, एजेंट बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? पक्का? एलिगेशन, ये सुना है क्या? किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, इंग्लिश में बोले तो एलिगेशन। सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू, द assertion, declaration or statement of a party in a case made in a pleading।
अब मैं बोल दूं कि इसने चोरी की है और की है चोरी, तो मैंने इसके ऊपर क्या किया, एलिगेशन लगाया है। अब मैं कोर्ट में जाकर के इसके ऊपर केस फाइल करता हूं, तो ये एलिगेशन लगाए हैं, मैं क्या कहलाता हूँ, प्लेंटिफ, जिसने केस फाइल किया है। अब ये क्या कहलाएगा, डिफेंडेंट, जो इस चीज का विरोध करे, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ये अपने आप को डिफेंड करेगा, बचाएगा किसी चीज से, डिफेंस बोलते हैं ना, समझ गए। अलॉटमेंट किस किसने पढ़ा है, मैंने। अच्छा, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, आवंटन, ठीक है। जब शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जाते हैं एप्लीकेंट को, आप एप्लीकेशन लगाते हो, आपने बोला मेरे को 100 शेयर चाहिए, आपको कितने 50 मिले, तो ये क्या है, 50 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है आपको। 100 मिल गए तो 100 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है। अलॉटमेंट का मतलब क्या है, इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर कंपनी के द्वारा, ठीक है जी। अमलगामेशन, जब दो कंपनियां एक साथ मिल जाती है तो उसे अमलगामेशन बोला जाता है। द कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर प्रीवियसली ऑटोनोमस बिजनेस इनटू ए सिंगल अंडरटेकिंग, ठीक है। अमलगामेशन में जनरली दो कंपनीज मिलकर नई कंपनी बना लेती है। मर्जर में एक कंपनी, ठीक है, मान लो एबीसी थी, एक एक्स वाई जेड थी, एक्स वाई जेड इसके अंदर आ गई और नाम अभी भी एबीसी का चल रहा है, ये तो मर्जर कहलाएगा, क्योंकि एक एंटिटी खत्म हो गई। एबीसी एक्स वाई जेड ने मिलके मान लो एमएनपी नई बना दी, ये अमलगामेशन कहलाएगा। जो प्रीवियस ऑटोनोमस बिजनेस यूनिट थे अब सिंगल अंडरटेकिंग बन चुके हैं, ठीक है जी। इतने वर्ड समझ में आ गए, इतने ही करवाऊंगा आज। एडीआर में जनरली टाइम लगेगा, आपको एडीआर जीडीआर आईडीआर एक साथ समझा दूंगा तीनों कल। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ये पढ़ के आने हैं इतने, क्योंकि जब इसके एमसीक्यू इशू होंगे तो सीधे सीधे जितने ये वर्ड्स है ना, इतने एमसीक्यू मिलेंगे आपको। छुट्टी नहीं हुई अभी, बैठ जाओ। समझ में आ गया सबको, पक्का। किसी को कुछ पूछना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट से रिप्लाई कर दो, क्या कह रहे हो, डन। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे भाई, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज कर करके ना, और खूब मन लगा के पढ़ाई करो भाई।